पर्सनली मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा मैं ऐसे बच्चों से कनेक्टेड फील करता हूं जो लोग ड्रॉप लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर जेई और नीट 2026 एग्जाम। मैं सबके बारे में बात करूंगा, जिनकी तैयारी 0 से 10% है, जिनकी तैयारी 10 to 50% है और जिनकी तैयारी 50 to 90% है। आई एम बैक विद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपिंग दिस ईयर and preparing for 2026 for JEE and NEET exams। पर्सनली मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा मैं ऐसे बच्चों से कनेक्टेड फील करता हूं जो लोग ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम पहली बारी में क्लियर हो गया ठीक है, जिन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन चुन लिया, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया या विदेश चले गए पढ़ाई करने के लिए, वो एक अलग बात है। बट जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनको सल्यूट है, सल्यूट। क्यों? सबसे पहली चीज़ वो रिस्क लेते हैं। वो रिस्क लेते हैं कि यार 1 साल और तैयारी करेंगे तो शायद हमारा कुछ हो जाएगा। नंबर 2, वो समाज के ताने सुनते हैं, फैमिली वालों के। उसके बाद नंबर 3, वो प्रेशर झेलते हैं, बेटा तेरा इस बार हो जाएगा ना, बेटा तेरा इस बार हो जाएगा ना। नंबर 4, खुद के दिमाग में खुद की लाइफ को लेकर के, खुद के करियर को लेकर के इतनी चिंता होती है। नंबर 5, कंपैरिजन को झेलते हैं कि यार अगला तो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गई, बाकियों का तो हो गया, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके बाद नंबर 6, डर बना रहता है कि क्या मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ों को लेकर के चलना साल भर और प्रिपेयर करना, ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, उसके लिए चाहिए फोकस, उसके लिए चाहिए तेज दिमाग, शांत मन, कि कुछ भी होता रहे, मेरे को कैसी भी फीलिंग आती रहे, मुझे पता है ये मेरे मन का ही खेल है जो मुझे फंसा रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपको फंसाते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब बात आ जाती है कि 2026 के लिए अगर आप लोग जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर जेई और नीट 2026 एग्जाम। और अपने को 100% पास रेट चाहिए। मतलब जितने लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग, मैं सबके बारे में बात करूंगा, जिनकी तैयारी 0 से 10% है, जिनकी तैयारी 10 to 50% है और जिनकी तैयारी 50 to 90% है। मैं हर बच्चे के बारे में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। शर्त यह है कि अपने को 100% पास रेट चाहिए, यानी कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज कमेंट करके इसी टाइम स्टैम्प पे वादा करके जाओ कि हम ढंग से तैयारी करेंगे। रिजल्ट आए या ना आए वो बात की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन, हमारे एफर्ट्स, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी टेक्निक, हमारा दिमाग, हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं वो तो आपके हाथ में है। यू हैव टू कंट्रोल इट और आपको अपना रिजल्ट लेके ही आना है। अब जरा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी बनाई हुई सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। बढ़िया तैयारी होगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस लगे रहो और जो मैं समझा रहा हूं उसको फॉलो करो। सबसे पहली चीज जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा है वो ध्यान से पढ़ लें, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई फ्लो नहीं होगा। इसके अंदर हो सकता है मैं किसी भी कैटेगरी के बच्चे की बात कभी भी कर लूं, क्योंकि सब कुछ इंटरमिक्स है। तो प्लीज़ वीडियो को ढंग से देखें, ये मत सोचें कि मैं तो 50 to 90% के स्लॉट में आती हूं तो मैं वीडियो को स्किप कर दूंगी, हम तो 0 से 10% में आते हैं तो हम तो पहले ही सुन के चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब बच्चों के लिए है, कुछ चीज़ें कॉमन है सबके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बहुत सारे बच्चों को लगता है अभी तो टाइम है भैया, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो हमारे बोर्ड्स खत्म हुए, अभी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। नहीं, इसी वजह से तो रह गए भाई। स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? अभी एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए, मेरा जेई खराब हो गया, मेरा नीट खराब हो गया, भाड़ में जाए, राइट नाउ आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन टुडे इटसेल्फ। चाहे मैं आधे घंटे के लिए पढ़ूं, मुझे आज से अपनी तैयारी चालू करनी है। ये एक आदत डाल लो अपनी। मैंने इससे, भाई मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत झेला है। चैनल बनाने का ना मेरा यही मोटिव था कि मुझे आप लोगों को समझाना है कि ये गलतियां मत करो जो मैंने अपने टाइम पे करी हैं।
ठीक है। जल्दी प्रिपरेशन करने से क्या होता है, आपको टाइम मिलता है, आपको वक्त मिलता है अपने सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करने का, आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। आप पहले क्या करते हैं, इतना पोस्टपोन कर देते हैं, उसके बाद आप लेट तैयारी चालू करते हैं, फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कंटेंट अलग है, फिर आपका फोकस भी डाइवर्ट होता है, फिर आपका दिमाग खराब हो रहा है, हमारा सिलेबस नहीं हो रहा, टाइम होने वाला है, इतनी सारी चीजें पाइलअप हो जाती है और एंड में आकर के आपका इतना दिमाग खराब होता है, ना रिवीजन के लिए टाइम बचता है, ना सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और बाद में आपको लगता है हमारा तो फिर दोबारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है। अगली चीज, अक्टूबर तक आपको किसी भी हाल में अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, नो मैटर व्हाट। अक्टूबर के बाद आपको खिंचना नहीं है। मैं ये हर बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिसकी तैयारी एवरेज है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। अक्टूबर इज द लास्ट मंथ जहां पे आपको अपनी कॉपी किताबें बंद कर देनी है विद रिविजन, विद योर सिलेबस कंप्लीशन, कि भैया अक्टूबर के बाद तो सिर्फ अपने को टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट, क्योंकि आपके पास में वक्त नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने, जनवरी में आपका पहला जेई का एग्जाम हो जाएगा, है ना, उसके बाद आपका एक अप्रैल के अंदर एग्जाम हो जाएगा, नीट का तो एक ही बार होता है। तो प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, आपको 2 से 2.5 महीने सिर्फ रिवीजन के और मॉक टेस्ट के लिए देने पड़ेंगे अपने आप को, उतना बफर बना के रखो। अक्टूबर तक का टाइम लगा लो, जहां पे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे इतना बड़ा कोई पर्चा लगा लो, वहां पे कैलेंडर लगा लो, वहां पे बड़ा बड़ा स्टिकी नोट के ऊपर अक्टूबर लिख लो, अपने फोन पे वॉलपेपर अक्टूबर का लगा लो। इससे आपके दिमाग का एक हिस्सा ट्रेन हो जाएगा कि मुझे किसी भी हाल में, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे किसी भी हाल में अपना सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करना ही करना है। बार बार आप इस चीज को रिपीट करते रहोगे, आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी, अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, तो आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शन करेगा, आपकी बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी और आपके अंदर एक अर्जेंसी आएगी कि मुझे अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 0 से 10% के स्लॉट में आते हैं, 10 से 50% के स्लॉट में आते हैं, या 50 से 90% के स्लॉट में आते हैं, या इवन 90 to 100% की स्लॉट में भी आते हैं कि तैयारी तो जी थी लेकिन किसी कारणवश हमारा एग्जाम नहीं हो पाया, वो कारण कुछ भी हो सकता है। तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज किया है, कोई आपको करके देगा ये, इसी बात पे मुझे इसी टाइम स्टैम्प पे एक हार्ट जरूर दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो 0 से 10% की कैटेगरी में आते हैं, मतलब तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी थी और अब मन कर रहा है जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करना, बस जैसे तैसे बोर्ड एग्जाम्स दे लिए, जैसे तैसे अपना क्या बोलते हैं सीबीएसई दे दिया, सीयूईटी दे दिया, टूटी फूटी तैयारी, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, बस ऐसे ही मुंह उठा के एग्जाम दे दिया। लेकिन अंदर से पता है, अंदर से भरोसा है कि ढंग से पेल करके तैयारी करेंगे, रगड़ करके तो हो जाएगा। ठीक है ना, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो लोग फूक रहे हैं, जिन्होंने एवं ही फॉर्म भर दिया। आपने भी फॉर्म भरा और आपसे बहुत बड़ी गलतियां हुई, आपने अपना सिलेबस नहीं किया, आपने चीजों को मजाक में लिया, लेकिन अब आप जेन्युइनली फील करते हैं कि आई कैन डू इट, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। उनके लिए ये वाला हिस्सा, सबसे पहली चीज आपका काम होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस, क्योंकि 0 से 10% के स्लॉट में आते हैं ना, इसका मतलब आपकी तैयारी तो छोड़ो, अभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पे ध्यान देना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करें प्लीज। जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, पहले पढ़ रखा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। आपको अपना पूरे दिन भर का सबसे ज्यादा हिस्सा अपने सिलेबस कंप्लीशन पे देना है। अभी मैं आगे और बात करूंगा कैसे मैनेज करना है, कैसे रिविजन करनी है, वो मैं बात करूंगा अभी आगे इस वीडियो में। बट नंबर 1 थिंग, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो घंटा रिवाइज करोगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो टेस्ट घंटा दोगे, समझ रहे हो। सिलेबस कंप्लीशन पे पहले फोकस करो, उसके बाद साथ साथ पैरेलल रिवीजन करनी है आपको। मतलब आपको अपने दिन का मेजर हिस्सा सिलेबस पे देना है ध्यान, और एक छोटा सा हिस्सा आपको रिवीजन के लिए निकालना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, 2.5 से 3 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, 2.5 से 3 घंटे मैथ्स को दीजिए। मैथ्स तो आप रोज कंपलसरी रखो, मैं पीसीएम की बात कर रहा हूं, जिनके पास पीसीएम है। 2.5 से 3 घंटा फिजिक्स पढ़ो, 2.5 से 3 घंटा मैथ्स पढ़ो। अगले दिन 2.5 से 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, 2.5 से 3 घंटा मैथ्स पढ़ो। आपको अपने हिस्से को, अपने दिन के हिस्से को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप 70 to 80% अपना टाइम सिलेबस पे ध्यान दें, कंसेप्ट पे ध्यान दें, फोकस करें, चीजों को ढंग से समझें। जो भी कंसेप्ट है आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका कंसेप्ट नहीं बना हुआ अभी। फिजिक्स के आपके कंसेप्ट पक्के नहीं है, मैथ्स के आपके कंसेप्ट अभी अच्छे नहीं है, क्लियर नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। आपको अपने जो आपका बेस है ना, फंडामेंटल्स है, आपको पहले उसको पक्का करना है, ठीक है। उसके बाद में आप
जो भी साथ साथ आप अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आपका मास्टर आपको पढ़ा रहा होगा, आप उसके हिसाब से चलें, अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएं। जो भी वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, करने के लिए मॉड्यूल्स दे रहे हैं, आप उनकी तैयारी साथ साथ करते रहिए। उसके बाद दिन का 20 से 30% हिस्सा आप रिवीजन के लिए रखिए। जो भी आपने 2-2.5 घंटा फिजिक्स का पढ़ा है, आप उसको रिवाइज करो। जो भी आपने मैथ्स में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन थी, या जो आपको लगता है कि ये टफ था, ये नया कंसेप्ट था, ये भूल जाएंगे हम, आप उसको रिवाइज करिए। आप रात का टाइम रख सकते हैं। अभी चलो मैं रिवीजन के बारे में बात करूंगा, ज्यादा जल्दी आगे नहीं जाते, मैं भी बहुत ज्यादा हॉर्नी हो जाता हूं अपने कंटेंट को लेके, ठीक है। 0 से 10%, अच्छा ये मैं बात कर चुका हूं पहले ही, मुझे पता ही नहीं था। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है मेरी जान। सबसे पहला, आपको अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, ये मैं बोल चुका हूं। नंबर 2, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते, मैंने देखा है, ये गलती मैंने खुद भी करी है। अरे ये कॉन्सेप्ट तो आसान है, मुझे नहीं बनाना, ये मत करो, ये एटीट्यूड मत दिखाओ, नहीं तो मुंडी ऐसे ही चटक जाएगी 2026 में भी। आप एक एक चीज को ढंग से लिखिए, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। स्पेशली मैं लड़कों को कह रहा हूं, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं ये एटीट्यूड अपना कर चुका हूं। एक पेन उठाया जिसकी कैप भी नहीं है, कोई भी रजिस्टर उठा लिया, इधर पेला उधर पेला, नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई बच्चे, लिटरली स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि कौन लिखेगा, नहीं, यू हैव टू राइट, बिकॉज व्हेन यू राइट आपके दिमाग पे असर पड़ता है। अच्छा जी, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सुंदर सुंदर। लड़कियों से सीखो। आई लव गर्ल्स, यू नो व्हाई डू आई लव गर्ल्स, स्पेशली जो लोग प्रिपेयर कर रही होती हैं लड़कियां फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम्स, दे आर सो क्यूट एंड दे मैनेज देयर नोट्स सो वेल कि मतलब मजा ही आ जाए। मतलब ये लगता है कि यार इस लड़की से छोड़ो, इसके नोट्स से ही प्यार कर लो, इसके नोट्स के साथ ही घूमो, इसके नोट्स के साथ डेट पे जाओ, इसके नोट्स के साथ ही शादी कर लो। नोट्स ही इतने सुंदर बना रखे हैं। सीखिए आप बिल्कुल लड़कियों से नोट्स बनाना, क्योंकि वो नोट्स बहुत अच्छे बनाती हैं, दैट्स इट। और क्या बोलूं मैं, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बार बार उस वीडियो पे, बार बार उस लेक्चर पे थोड़ी ना भागते रहोगे, बार बार अपना फोन थोड़ी ना खोलते रहोगे। आपके पास हर चीज एक जगह पे सिस्टमैटिकली होनी चाहिए। अब आपको न्यूमेरिकल्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका पीसीएम है आपके पास में, राइट। और अगर आपके बायो को तो ठीक है, आपको उसमें याद करना है, कुछ फॉर्मूलेज भी हो सकते हैं। भाई मैं बायो वाला नहीं था, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली थी, सॉरी अगर मैं बायो वालों को हर्ट कर रहा हूं। मेरा बायो वालों से बहुत ज़्यादा दिल का रिश्ता है। एक लड़की से मेरी बात भी होती रहती है, वो मेरी ही सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा स्कोर उनका आया था। किसी कारणवश ये जो पिछली बार जो स्कैम हो गया था नीट का, उनमें बेचारी जो है वो नहीं कुछ कर पाई क्योंकि उनका कुछ रिजल्ट का गड़बड़ हो गया। तो मेरी उनसे पर्सनली बात हुई थी अभी। तो न्यूमेरिकल्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला, आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी। 0 से 10%, 10 से 50%, 50 से 90%, आपको हर तरीके के, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है। एक होता है इस कंसेप्ट का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर आपने 10-50 क्वेश्चन लगा लिए, वो रिपीटेड हैं, वो सेम है, सेम क्वेश्चन बार बार लगाए जा रहे हैं आप। नहीं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दिया, एक्सेलरेशन दिया, पुट करा, फोर्स आ गई। फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या है? ये रद्दी तरीका है। एक ही फॉर्मूले के ऊपर लगातार आप लगे हुए हैं, बोर नहीं हो जाते? पागल हो। फील लो थोड़ी सी, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इससे आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक से, एक चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई एम डैम श्योर आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो आपके टीचर है वो आपको पढ़ा रहे होंगे, वो आपको इस चीज की तैयारी जरूर कराएंगे। अगली चीज, आपको एक प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है। नोट्स की नोटबुक अलग होनी चाहिए, वो बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई काटा पीटी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस नोटबुक आप अलग से बनाइए। प्रैक्टिस में आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, आपको उसको दोबारा बिना देखे लिखना है। कोई डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई न्यूमेरिकल है जो दोबारा प्रैक्टिस करना है, आपको कोई फिजिक्स का टॉपिक है जो आपने खुद पहले ढंग से अपनी क्लास में पढ़ा, आपने उसके नोट्स बनाए, अब आप चाहते हैं कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना याद है, कितना नहीं है। प्रैक्टिस नोटबुक ओपन कीजिए, अच्छी खासी इतनी मोटी प्रैक्टिस नोटबुक बनाइए, और आप उसको, हो सकता है आप इतनी मोटी बना लीजिए, आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिवाइड कर लो, या आप अलग अलग भी बना सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री की एक रख सकते हो, मैथ्स की अलग रख सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है, अलग रखनी है, सुंदर सुंदर प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको ढंग से लिखें, कौन सी बुक से सॉल्व किया है, कौन सा पेज नंबर था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप इन सब बातों को सुनेंगे, मानेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको लगता है कि आप किसी कंसेप्ट में आप अटक रहे हैं,
तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि यार क्या रीजन है कि मैं बार बार इस क्वेश्चन में अटक रही हूं। रेड स्केच पेन से बड़ा बड़ा वहां पे मार्क कीजिए। आपने किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, पहली बार आपने उसको सॉल्व करा, आपको टफ लगा, सेकंड बार दोबारा आपने उसको सॉल्व करा, फिर दोबारा अटक गए, तो वहां पे लिखो कि मैं यहां पे क्यों अटकी। सुंदर सुंदर रीजन हो सकता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, फॉर्मूला भूल गई थी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। इससे आपको अपनी खुद की प्रिपरेशन को, अपनी खुद की गलतियों को ट्रैक करने में आसानी होगी। व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, यू एक्ट वाइजली इन द प्रेजेंट एंड यू प्रिपेयर बेटर फॉर द फ्यूचर। इस बात का आप याद रखिए, ये मैंने कहावत अभी रैंडमली बना दी है कैमरे के सामने। आप जब अपनी पुरानी प्रिपरेशन को ट्रैक करेंगे कि क्या क्या गलतियां करी मैंने इस हफ्ते, फोकस नहीं था, काम को टाला, तैयारी नहीं करी, या आलस ज्यादा दिखाया, कुछ भी, किसी भी तरह की मेंटल, फिजिकल या पढ़ाई को लेकर के, आप जब अपनी उस तैयारी को ट्रैक करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे कि हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं। दिमाग तो हर बच्चे के पास एक जैसा होता है, आप खुद सोच के देखिए ना। अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स से प्यार करते हैं, मैथ से हल्का फुल्का आपका प्यार भी है, आप थोड़ी लड़ाई भी करते हैं, नाराज भी होते हैं, पर प्यार भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा चैप्टर आ जाता है कि मन करता है कि खाना वाना सब भूल के इसी को करते रहें, ऐसी फीलिंग आती है ना कभी कभी। कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हाँ मोहब्बत ही हो गई भाई, मम्मी नहीं चाहिए, खाना नहीं, सोना, दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो आज ये न्यूमेरिकल्स करूंगा, मजा आ रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो आपको और मजा आता है उस चीज में आगे बढ़ने के लिए, आपको और अच्छा लगता है, आप और तैयारी करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो प्रैक्टिस नोटबुक है आप उसको ढंग से बनाइए, अपनी गलतियों को ढंग से सिस्टमैटिकली नोट कीजिए, ताकि जब आप बार बार अपनी प्रैक्टिस नोटबुक खोले तो आपको याद आए कि ये गलती मैंने क्यों करी थी। 50,000 साल पहले आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, अब आप खोल के देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल कौन सा है, क्या है, क्यों गलत किया था, इंपॉर्टेंट था भी कि नहीं, कुछ लिखा ही नहीं आपने, तो आपको पता ही नहीं है। तो इट इज एज गुड एज अ क्रैप आपके रजिस्टर में जो पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको उससे अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर मार्किंग विद रीजंस। अरे यार मैं पहले ही बता देता हूं सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज अब आपको रिवीजन कैसे करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सबके लिए है, हर बच्चे के लिए। रिवीजन की तैयारी, रिवीजन का प्रोसेस सेम रहता है। और जो मैं आपको अब रिवीजन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है, इट इज कॉल्ड स्पेस्ड रिपीटिशन, और ये कंप्लीटली बेस्ड अपॉन न्यूरोसाइंस है, यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको करिए। मैंने 5 साल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अपने खुद के पढ़ाया है, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, मैंने ये सारी की सारी चीज़ें उन पर अप्लाई करी है, और मेरे को लगातार कॉन्स्टेंटली रिजल्ट देखने को मिले। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के मार्क्स में लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों के जो 10th में आए थे, 11th में आए थे, जिनको LCM तक लेना नहीं आता था, LCM तक लेना नहीं आता था। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चों के मार्क्स आए हैं क्योंकि मैंने उनको न्यूरो साइंस के हिसाब से पढ़ाया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर क्रैकिन नहीं लिया है तो प्लीज जाकर के क्रैकिन ले लीजिए। आपकी तैयारी अगर आप गाड़ी पे बैठ के करेंगे तो क्रैकिन से आपकी तैयारी रॉकेट पे बैठ के होगी। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। आप बिलीव कीजिए, अगर आप क्रैकिन ले लेते हैं, जितने लोगों को क्रैकिन के बारे में नहीं पता, क्रैकिन एक कोर्स जो मैंने प्रिपेयर किया है, पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहा था मैं इसके लिए। लर्निंग के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जितनी भी न्यूरो साइंस पे बेस्ड बुक्स थी सारी पढ़ी, न्यूरो साइंटिस्ट्स के इंटरव्यूज देखे और अपना 5 साल का एक्सपीरियंस मिला करके मैंने एक कोर्स तैयार किया है। 3 hours 43 minutes का कोर्स है। आप उस कोर्स को लेंगे, उसके अंदर आपको शुरू से मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि आपको दुनिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ जेई नीट नहीं, कोई भी CA, CMA, जेई नीट, UPSC, NDA, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस कोर्स को अगर लेंगे तो गाड़ी पे नहीं रॉकेट पे बैठ के तैयारी करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल बेस्ड अपॉन न्यूरो साइंस। आपका दिमाग कैसे काम करता है अगर आप उसको समझ जाएंगे, अगर आप अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन कर लेंगे, आपकी 12 महीने की प्रिपरेशन 8 महीने में हो जाएगी, 1 महीने की पढ़ाई 15 दिन में हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी ले लिया है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट पे जाइए, कोर्स के बारे में पढ़िए, ढंग से सारा कंटेंट देखिए। वेबसाइट में आपको रिव्यू सेक्शन भी मिलेगा, रिव्यूज में जाकर के बच्चों के रिव्यूज देख लीजिए जिन लोगों ने उस कोर्स को लिया है और जिनको उससे फायदा हुआ है। अगर आपको उसके बाद भी ये कोर्स पसंद नहीं आता है किसी भी रीजन से, वेबसाइट के नीचे आपको ईमेल आईडी दिखेगी, ईमेल मुझे कर देना कि सर हमें ये कोर्स पसंद नहीं आया, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए विद रीजंस, विद प्रॉपर रीजंस। तो आप बस एक मेल कर देना कि हमारा पैसा रिफंड कर दो, मैं आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा। जो भी बच्चा इस कोर्स को लेगा उसके लिए ये कोर्स 1 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि अगर वो आज इस कोर्स को लेता है तो आज से लेकर के 365 दिन तक वो इस कोर्स को एक्सेस कर सकता है और कभी भी देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी कोर्स को लेकर के अगर आपकी क्वेरी है आप मेल करके मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। अब आ जाते हैं वापस से अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब आपको रिवाइज कैसे करना है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाटएवर इट इज,
बायोलॉजी, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट्स, सॉरी। आप इमेजिन कीजिए कि आज 1 मई है, ठीक है, आज है 1 मई, मंडे है, और टॉपिक 1 आज आपने पढ़ा, मतलब आपने किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ा, आज है 1 मई, अगले दिन आपको उसी टॉपिक को रिवाइज करना है, यानी कि 2 मई को आपको तुरंत उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। आज आपने पढ़ा, कल आपको रिवाइज करना है। अब मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा। लेट्स से आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको अपने ढंग से, शुरू से आपको कुछ नहीं पता था उस टॉपिक के बारे में, आपने वीडियो देखी, आपने टीचर से पढ़ा, मान लो आपको उस टॉपिक को पढ़ने में, समझने में 2 घंटा लगा, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आपने उस टॉपिक को समझा, क्वेश्चन सॉल्व किए, कंसेप्ट बिल्ड किया अपने दिमाग में, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया। अगले दिन जब आप उसी चीज को रिवाइज करेंगे तो में भी हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, 1 घंटा 10 मिनट लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे। उतना टाइम तो नहीं लगेगा ना जितना एक दिन पहले लगा था, क्योंकि अब तो आपके दिमाग में उसके कुछ कंसेप्ट्स बन चुके हैं जो कि कमजोर हैं, ठीक है। अगले दिन आप उसको रिवाइज करेंगे, आपको कम वक्त लगेगा। उसके बाद आपको 3 दिन का गैप देना है, यानी कि पहली रिवीजन आपने कब करी? ट्यूसडे को, 2 मई को। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन की छुट्टी। छुट्टी का मतलब क्या, पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं, कुछ और पढ़िए, आगे बढ़िए, अगला टॉपिक पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट करना है ना। आपकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ते रहो। ये मैं एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। यही सेम स्ट्रैटेजी आपको मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए लगानी है, ठीक है जी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे गैप आ गया 3 दिन का। उसके बाद सैटरडे को आपको दोबारा से वो जो आपने टॉपिक पढ़ा था और उसकी रिवीजन आपने करी थी 2 मई को, अब आपको दोबारा से 3 दिन की छुट्टी लेनी है उस टॉपिक से, कुछ नहीं पढ़ना उस टॉपिक के बारे में आपको, और आपको सैटरडे को दोबारा से उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। अब मान लो आपको ट्यूसडे को लगा था 1.5 घंटा, 1 घंटा मान लो रिवाइज करने में, अब आपको कितनी देर लगेगी? आधा घंटा, 40 मिनट। आप समझ रहे हैं, आपका कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे आपके दिमाग में, और आपको टाइम भी कम लग रहा है रिवाइज करने में। 3 दिन का गैप क्यों दिया, ये आपको पता चल जाएगा जब आप क्रैकन खरीदेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ढंग से बताया है। इसमें मैं पूरा बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि इन 3 दिनों के अंदर आपके दिमाग में क्या होता है। उसके बाद आपको उसी टॉपिक को 7 दिन के बाद रिवाइज करना है, यानी कि सैटरडे 6 मई को आपने उसको दूसरी बार रिवाइज करा, अब आप 7 दिन का गैप देंगे, यानी कि 7 दिन के बाद होगा संडे 14 मई, टॉपिक 1 आपको दोबारा रिवाइज करना है। सेकंड रिवीजन में कितनी देर लगी थी? 40 मिनट, 50 मिनट। अब कितनी देर लगेगी? 30 मिनट, 35 मिनट, मे बी 25 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है। उसके बाद आपको 10 दिन का गैप देना है, या अब आपकी चौथी रिवीजन है ये, नहीं आपकी तीसरी रिवीजन है ये। 10 दिन का आपको गैप देना है, 10 दिन का मतलब 25 मई होगा, आपको उसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है। कितनी देर लगेगी? 15 मिनट, 10 मिनट। हो सकता है आपका मन ही ना करे, कॉपी उठा के फेंक दो आप कि यार इतना बोर हो गया यार, अब इसको पढ़ पढ़ के नहीं पढ़ना है, ये ऐसी फीलिंग आएगी। बट आपको ये करना है, न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है, साइंटिस्ट ने सोच समझ के इसको बनाया होगा, प्लीज एंड तक इसको फॉलो करना। उसके बाद आपको बस अपनी आखिरी जो चौथी रिवीजन होगी वो आपको 1 महीने के बाद करनी है, यानी कि 25 मई से सीधा 25 जून, वही सेम टॉपिक। कितनी देर लगेगी? आप कॉपी खोलेंगे, जुप कॉपी बंद कर देंगे, यानी कि आपको समझ में आ रहा है। पहली रिवीजन 3 दिन का गैप, उसके बाद 7 दिन का गैप, उसके बाद 10 दिन का गैप, उसके बाद 1 महीने का गैप, उसके बाद यू आर डन, यू आर डन, खत्म बात। अब आपको कभी भी उस टॉपिक को लेकर के पूरे साल भर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप कभी उस टॉपिक को भूल भी पाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा आप उन टॉपिक्स पे लगा सकते हैं, या आपको लगानी चाहिए, वैसे तो आपको हर टॉपिक पे लगानी चाहिए पूरे सिलेबस पे, लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा ध्यान करके उस चीज पे लगानी चाहिए जो टॉपिक कंसेप्ट्स टफ होते हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं, जो चीज आप बार बार भूल जाते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन इज द मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन। आई एम टेलिंग यू, मैंने ये अप्लाई करा है खुद पे, मैंने अप्लाई करा है अपने बच्चों पे, और उनको रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं रिवीजन के 3 पहलू क्या हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स, बहुत सारे बच्चे बार बार वही चीज रिवाइज करते रहते हैं जो वो पढ़ चुके हैं। नहीं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इससे कुछ नहीं होगा। बार बार आप ABCD रिवाइज करते हैं क्या? बार बार a + b का होल स्क्वायर रिवाइज करते हैं क्या? बार बार पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज करते हैं? नहीं। जिस चीज के कंसेप्ट दिमाग में बन चुके हैं, जिस चीज का मेमोरी फाइल दिमाग में बन चुकी है, जो चीज आपको याद है वो तो याद है ना भाई। दोबारा बार बार उसको रिवाइज करके आप सिर्फ अपने आप को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देते हैं कि आज मैंने पढ़ाई करी है, आज मैंने रिवाइज किया है। कुछ नहीं रिवाइज किया, आपने अपना वक्त बर्बाद करा है बस। जो चीज आती है बार बार खुश मत होइए, जो न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हैं बार बार खुश मत होइए उनको करके।
इट्स बोरिंग, और आप अपने आप को एक झूठा दिलासा देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप बकचोदी कर रहे हैं। प्लीज आप मिस्टेक्स को रिवाइज कीजिए बस। जो कंसेप्ट वीक है, जिन न्यूमेरिकल्स में बार बार गलती हो रही है, फॉर्मूला बार बार भूल रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं चीज को रिवाइज करते रहिए बार 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 बार। अगली चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है और उसके ऊपर मार्क करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर आपको बताता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों कंसेप्ट है, ये आपका काम है, आपको ये भी लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5-5 स्टार लगा देते हैं। नहीं भैया, ऐसी हरकतें करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 5 स्टार खाओगे बैठ करके 2026 में अपने एग्जाम वाले दिन। प्लीज, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप इंपॉर्टेंट के बाद वहां लिखिए क्यों, वाई दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपको ये कोई नहीं बताएगा भाई, ये सारी की सारी पढ़ाई लिखाई वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लिटरली मेरे को कुछ नहीं है भाई, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा यार। खत्म करो, निकलो आगे, जीवन बहुत बड़ा है यार। दुनिया में चीजें बदल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कब तक पढ़ाई में घुसे रहोगे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, नीड है आज की। अच्छा कॉलेज के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, निकलो यार, कहां फंसे हो पढ़ाई में, तैयारी में। इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए मैंने कोर्स बनाया था। मैंने कहा यार बच्चे बड़ा परेशान होते हैं यार, कोर्स की तैयारी करते रहते हैं, 2-2 3-3 साल तक ड्रॉप लेकर बैठे हैं, क्या हो रहा है ये। एक क्या ऐसा कोई तरीका बनाया जा सकता है जिससे तुरंत तैयारी हो जाए, ताकि बच्चे आगे अपनी लाइफ के बारे में सोच सकें, कहां फंसे हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आप लिखिए कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप वापस रिवाइज करेंगे उसी क्वेश्चन को, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखने से कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बार बार रिवाइज करना है। कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पे ध्यान देना है। अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को बार बार रिवाइज करना है। बाकी जो इजी है, जो आ चुका है, जो याद है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी मास्टरी अचीव हो जाती है, अगर आपको लगता है कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, अब मुझे आता है, मेरे को मास्टरी हो गई है, अब मुझे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सिलेबस कंप्लीशन पे आपने ध्यान दिया, सिलेबस बना रहे हैं, मास्टरी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी तैयारी के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जब आप एक बार अपनी पूरी तैयारी रगड़ के कर लें, अच्छे से कर लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे को अब 80 to 90% सिलेबस मेरा पूरा हो चुका है विद ढंग से तैयारी, तो अब आप एक और नोटबुक बना सकते हैं, छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स में आप अब क्या करेंगे, आप अपने बड़े वाले नोट्स में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो एसेंस है पूरे चैप्टर का, आप सिर्फ वही शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। ये भी आप क्यों करेंगे, जब आप साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप एक गड़बड़ कर जाएंगे, आप सब कुछ भरने लग जाएंगे, सब कुछ लिखने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके शॉर्ट नोट्स और आपके मेन नोट्स में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जब आप रगड़ के तैयारी कर लेंगे ना 6-7 महीने, और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ठीक है, उस शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो आप बार बार भूल जाते हैं। अगली चीज, इंपॉर्टेंट स्टफ ओनली, राइट। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, छोड़ो। नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा था, कीप सेल्फ टेस्टिंग, अपना सेल्फ टेस्ट लेते रहिए। मतलब आप वीकली बेसिस पे अपना टेस्ट लेते जाइए। कैसे, आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर मान लो 1 हफ्ते में तैयार किया, या कुछ टॉपिक्स आपने तैयार कर लिए, संडे है, सैटरडे है, छुट्टी है, मन नहीं कर रहा, खाली बैठे हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं करता, जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट चेक कि मुझे कितना आता है। मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की डेरिवेशन समझी थी, बैंकिंग ऑफ रोड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने वो समझे थे, मैंने पुली वाले क्वेश्चन समझे थे। चलो एक बार कुछ क्वेश्चंस लगा के देख लेते हैं। चलो मैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स के ऊपर ये वाले क्वेश्चन लगा के देख लेती हूँ बैठ के। चलो हम मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम मैथ्स में इक्वेशंस ऑफ प्लेन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितना आता है। भाई प्रैक्टिस नोटबुक आपने बनाई रखी है, बैठिए लिखिए ऊपर दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी लिखिए ऊपर। उसके बाद में नीचे कैपेसिटेंस की डेरिवेशन, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फलाना क्या होता है, सब कुछ ऐसे फील कीजिए जैसे अगर आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। टाइम मैनेजमेंट तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 2 से 2.5 घंटा अगर आप हर सब्जेक्ट को देते हैं तो भी 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा आपका मेन पढ़ाई में चला जाता है। उसके बाद में 1-2 घंटा आपका रिवीजन का चला जाएगा, उसके बाद में 1-2 घंटा आपका
अपना जनरल टेस्ट जो आपका अलग से होता है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जल्दी उठिए, ढंग से खाइए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, टाइम से सोइए। ये गलती मैं अपनी लाइफ में बहुत बार कर चुका हूँ कि पूरी पूरी रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, दिन में नींद पूरी नहीं होती, सर में दर्द होता है, डिस्टर्बेंस होती है, घर में कोई आ जाता है, काम वाली आंटी आ जाती हैं, मम्मी उठा देती हैं कि चलो उठो सफाई करनी है, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर आपको डिमोटिवेशन आता है कि हम अपना वक्त ढंग से नहीं दे पा रहे। टाइम से सो, टाइम से उठो, ढंग का खाना खाओ, गंद मत खाओ। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हफ्ते में कभी कभी चलता है यार, ठीक है, लेकिन आपको हफ्ते में हर पूरे दिन जितने भी आपके दिन हैं आपको हेल्दी खाना है, लाइट खाना खाना है। भर के बैठ गए, छोले भटूरे थे, लस्सी थे, छोले, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपके हो जाएंगे होले होले। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। क्या होता है ना, इंसान लेजी हो जाता है, बैठे हैं 2-3 भरा कटोरा मैगी का खा लिया और बैठ गए, फिर नींद आ रही है। ये मत करिए। हफ्ते में एक दिन बना लो कि यार एक दिन हफ्ते में हम बाहर का खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मैगी खाएंगे, कोक पिएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, मूवी देखेंगे, जो भी करेंगे हफ्ते में एक दिन आप बना लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, कम से कम आपकी 3 बार पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जानी चाहिए। फिजिक्स पूरा सिलेबस जेई का 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। अबे टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, ऑलरेडी तो इतनी सारी रिवीजन कर चुके हो स्पेस्ड रिपीटिशन का टेक्निक यूज करके। इतनी सारी चीजें तो ऑलरेडी आपकी इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें बचेंगी बस। यार इतनी क्यों चिंता कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स ही तो रिवाइज करने होंगे बस, पूरा सिलेबस बैठ के थोड़ी ना रिवाइज करना है। कुछ नहीं है भाई, बहुत मस्त तरीके से तैयारी होगी, बस तुम टेंशन ले लेते हो बहुत ज्यादा। तुम्हारी तैयारी में जो बाधा बनता है ना, वो तुम्हारी टेंशन और तुम्हारा स्ट्रेस बनता है, पता है। तुम्हारे दिमाग में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे पता है सबका दिमाग एक जैसा काम करता है। एग्जैक्टली राइट, बिकॉज हमारे दिमाग में क्या है, गू तो भरा हुआ नहीं है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स सबके एक जैसे होते हैं। न्यूरल कनेक्शंस बनाना, न्यूरल पैटर्न्स बनाना, वो किसी को नहीं आता, वो मुझे पता है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। मैथ्स पूरा सिलेबस 3 बार, बायोलॉजी पूरा सिलेबस 3 बार, केमिस्ट्री पूरा 3 बार, मैथ्स फिजिक्स पूरा 3 बार। एक सब्जेक्ट कम से कम पूरा 3 बार रिवाइज कर लेंगे, तब जाके यू विल फील कॉन्फिडेंट कि मुझे पूरा सिलेबस रटा हुआ है भाई। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैंने अपने कोर्स के अंदर इतनी बेहतरीन चीज आपको प्रोवाइड करी है ना, इतने सस्ते रेट पे। आप बस देखना, आप रिव्यूज पढ़ना। मैं आई फील वेरी गुड दैट आई प्रिपेयर्ड दिस प्रोडक्ट फॉर यू गाइज। गाड़ी में नहीं, रॉकेट पे प्रिपरेशन होगी, लिटरली बता रहा हूं। उसके बाद अब जरा बात कर लेते हैं, अगर आप 10 to 50% वाले बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, सेम चीज, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कंसेप्ट पे ध्यान देना है, पैरेलल रिवीजन करनी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो चीज 0 to 10% वालों के लिए है, वही चीज यहां पे भी कुछ चीजें अप्लाई होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब 10 to 50% वाले बच्चों को किस बात का ध्यान रखना है, फोकस ऑन मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये 0 से 10% वालों के लिए नहीं था, क्योंकि उनको अभी सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देना है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। आप लोगों का सिलेबस भी कुछ कुछ ठीक ठाक है, कंसेप्ट भी टूटे फूटे बने ही हुए हैं, बट यू आर अ लिटिल बिट अहेड ऑफ 0 to 10% वाले स्टूडेंट्स। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, सिलेबस पे तो करना ही है, पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा कीजिए, अलग अलग टाइप के कीजिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ब्रूटली रिविजन करनी है, भयंकर तरीके से। मैंने रिवीजन ब्रूटली क्यों लिखा है, सिर्फ रिवीजन नहीं लिखा, रिवीजन ब्रूटली, भयंकर तरीके से आपको रिवाइज करना है। क्योंकि ये आप जो बच्चे हैं ना 10 to 50% वाले, आप बीच में आते हैं, आपको भयंकर तरीके से रिवीजन करनी है कि जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं फटाफट उसको रिवाइज करते जाइए। क्योंकि आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है वो थोड़ा कम करना है एज कंपेयर टू 0 से 10%। इसीलिए आपको ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। 0 से 10% वाले बच्चे पहले अपने सिलेबस पे ध्यान देंगे, साथ साथ रिवीजन करेंगे। रिवीजन पे इतना ध्यान अभी नहीं देंगे क्योंकि सिलेबस ही नहीं हुआ तो रिवाइज क्या करोगे, ठीक है ना। अगेन कीप सेल्फ टेस्टिंग, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आते हैं 50 to 90% बच्चों पे। सेम चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, पता लगे बोलो भैया ने तो 10 to 50% वालों को ऐसे ही धक्के में निकाल दिया। सेम चीज जो मैंने 0 से 10% वाले बच्चों के लिए बात करी है, मैंने इसीलिए उन बच्चों के बारे में ढंग से बात करी है, क्योंकि वही सेम चीज आपको यहां पे भी अप्लाई करनी है। ऑलमोस्ट बाकी सारी की सारी चीजें कॉमन है, जो उनके लिए एप्लीकेबल है वही आपके लिए एप्लीकेबल है। जो चीज आपके लिए स्पेशली थी वो मैंने आपको बता दी है। फोकस ऑन मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, रिविजन ब्रूटली, ठीक है ना। अब आते हैं 50 to 90% वाले बच्चों के ऊपर। सेम थिंग, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब क्योंकि सिलेबस इनका ऑलरेडी इतना कंप्लीटेड है,
रिवीजन इनकी हो चुकी होगी, बस इनको थोड़ा बहुत अपना और एफर्ट लगाना है। थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए, थोड़ा बहुत कुछ मैथ्स के कुछ टॉपिक रह गए थे, मेरे केमिस्ट्री का ये चैप्टर छोड़ दिया, बायो में ये चैप्टर छोड़ दिया, फिजिक्स पे इस पे ध्यान नहीं दिया, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करे, ये चैप्टर तो कर लिया था पर न्यूमेरिकल्स नहीं करे, है ना, इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स कम करे थे, ये वो वाले बच्चे हैं। मतलब इनका तो हो ही जाना चाहिए भाई। 50 to 90% वाले बच्चे टाइम स्टैम्प पे बोलो कि सर हो जाएगा, टाइम स्टैम्प पे बोलो सर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, वादा कर रहे हैं। आप लोगों को सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका सिलेबस कम होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में एक फायदा है, एडवांटेज है। पैरेलल रिवीजन तो आपको करनी है, जैसे मैंने आपको बताई है, स्पेस्ड रिपीटेशन वाली टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। फोकस ऑन मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगेन, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपकी ऑलरेडी तैयारी है। आपको सिलेबस पे कम, प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर्स पे कम, फॉर्मूलाज पे कम, कॉन्सेप्ट पे कम, प्रॉब्लम्स पे, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। सिलेबस इज नॉट योर कंसर्न आप लोगों के लिए। अगेन रिवाइज ब्रूटली, भयंकर तरीके से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए मेरे को टेंशन नहीं है आप लोगों की, आप लोग कर लोगे, आपकी इतनी तैयारी है। वादा करो कि सर हम वादा कर रहे हैं कम समय में तैयारी कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लोगे। मेरी मेन कंसर्न ये है कि आप रिवाइज करेंगे क्या ब्रूटली। मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। कीप सेल्फ टेस्टिंग, अगेन मैंने आपको बता दिया, सेल्फ टेस्टिंग आपको करनी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे करनी है। आपको माइक्रो नोट्स पे ध्यान देना है जी। एक होते हैं मेन नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, एक होते हैं माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स का मतलब ये नहीं है छोटी छोटी पर्चियां बना रहे हैं, ठीक है ना, चोर सिपाही राजा वजीर, वो नहीं। माइक्रो नोट्स का मतलब हाईली 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 फिल्टर्ड कंटेंट, मतलब एकदम छन्नी से छान छान के, मतलब गन्ना है ना, गन्ने को डाला मशीन के अंदर, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, इतनी बार आप फिल्टर कर दो, उसके बाद जो बचेगा वो जूस, वो है माइक्रो नोट्स का पार्ट। एक सिंपल थंब रूल दे देता हूं, मेन नोट्स से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने मैंने सिखाए। शॉर्ट नोट्स में जिसमें भी चीज में आप पक जाएं, जिसमें आपका दिमाग खराब हो जाए पढ़ के, शॉर्ट नोट्स में भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको फिर परेशान करें, वो माइक्रो नोट्स में आएंगी। जो चीज आती है, जो चीज नहीं पढ़ने का मन बार बार करता, पक गए हो पढ़ के, शॉर्ट नोट्स में से उस चीज को डिलीट कर दो, वही चीज माइक्रो नोट्स में ट्रांसफर कर दो। दैट इज इट, बन गए आपके माइक्रो नोट्स, और आपको इसी को रिवाइज करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट आपको पता है कैसे देना है, बैठना है, आप अलग अलग टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। आपको 0 से 10% वाले जो बच्चे हैं उनको अक्टूबर के बाद, अक्टूबर ठीक है, देख लेना, 0 से 10% वाले जो बच्चे हैं उनको अक्टूबर के बाद ही मॉक टेस्ट देना है। अब वो अलग बात है कि भाई अगर आप उससे पहले तैयारी कर लेते हैं, सब आप बढ़िया कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने हिसाब से सब बच्चों को मिला करके ये बात बता रहा हूं, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, इसीलिए अक्टूबर इज द लास्ट मंथ जब आपको अपनी तैयारी खत्म कर देनी है और आपको अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। नवंबर दिसंबर 2 ही महीने हैं आपके पास रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। जनवरी में आपका पहला अटेम्प्ट हो जाएगा। जो 10 to 50% वाले बच्चे हैं, मेक श्योर कि आप अगस्त सितंबर से अपने मॉक टेस्ट देना चालू कर दे, क्योंकि आपकी तैयारी थोड़ी सी बेटर है। आपको सिलेबस कम करना है, आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। आपका सिलेबस एज कंपेयर टू पहली वाली कैटेगरी, आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। ओके मेरी जान, अगस्त सितंबर से आप अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे किसी भी हाल में। 50 to 90% वाले बच्चे भैया जुलाई अगस्त से चालू कर दो आप, क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त है नहीं। सिलेबस कंप्लीट करिए, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था स्टार्ट अर्ली, ठीक है। 50 to 90% वाले बच्चे जुलाई अगस्त से अपना मॉक टेस्ट देना चालू कर दें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं 50 to 90% वाले बच्चों से मेरी उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है, कुछ चीजों पे काम करना था, सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, रिवीजन पहले से हो चुकी है, कुछ गलतियां कर दी उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। जुलाई अगस्त तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके जुलाई अगस्त से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दें। जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके रिजल्ट आने के, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आपके आईआईटी क्रैक करने के, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जेई क्रैक करने के, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके अच्छी रैंक लाने के, अच्छा कॉलेज मिलने के। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? लगातार बोल दिया भाई, लेट्स फकिंग क्रैक इट, राइट? ठीक है,
अगेन मैं आप लोगों के साथ लगा रहूंगा पूरे के पूरे इस आपकी जो ड्यूरेशन प्रिपरेशन जर्नी है, इस पे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। डिस्कॉर्ड में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। कम्युनिटी बनाते हैं, साथ में आप लोगों की डिस्कशन करते रहना, एक दूसरे की मदद करो यार, हेल्प करो, एक दूसरे का साथ देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। कंपटीशन है समझ में आता है, लेकिन साथ में हेल्दी कंपटीशन करेंगे ना यार। ये थोड़ी ना है कि चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से। एक सर्वर बना दूंगा, वहां पे सारे के सारे ज्वाइन कर लो, आ जाओ। वहां पे अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहां पर लिख सकते हो कि यार इस टॉपिक के ऊपर हमें दिक्कत आ रही है, आप इस पे वीडियो बनाइए, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा रिकमेंडेशन है, फोर्स नहीं कर रहा हूं, इट इज माई रिकमेंडेशन, क्योंकि कोर्स मैंने बनाया है तो मुझे पता है। अपनी तैयारी करने से पहले उस कोर्स को देखना, तैयारी करने के बीच में या बाद में नहीं, क्योंकि उससे होगा क्या, आप जितनी तैयारी खुद के हिसाब से करोगे वो वही करोगे रद्दी तरीके से, जिस तरीके से आपके जो इंस्टीट्यूट वाले आपको बताते हैं, लिनियर तरीका तैयारी करने का। जब आपको पहले पता चल जाएगा कि इस मशीन को चलाना कैसे है, तब उस मशीन को जब चलाएंगे तो बड़ा मजा आएगा भाई। समझ रहे हो बात को? आप क्या करेंगे, आप पहले ही धक्के मार के गाड़ी को, ब्रेक खींच के, एक्सेलरेटर खींच के एक्सीडेंट कर कुरा के पता नहीं इतना वक्त बर्बाद कर देंगे, फिर हाल फटे हाल में कोर्स खरीदेंगे। आपको फिर बाद में रिग्रेट होगा कि यार इतना टाइम निकल गया, ये सारी की सारी चीजें पहले क्यों नहीं पता थी हमको। रिव्यूज एक बार देख लेना ढंग से प्लीज, बिना रिव्यूज देखे कोर्स मत लेना। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये देख लो कि बाकी लोगों को कैसा लगा। अगर आपको लगता है आप ले लेना। कोई भी आपकी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां पे कम्युनिटी बन जाएगी। मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं भी वहां पे बीच में आता रहूंगा, देखता रहूंगा आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या टॉपिक लगेगा, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। स्पेशली मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं बार बार आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली आप लोगों के लिए, मैं अपने वीडियो के टाइटल में #ड्रॉपर जरूर लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि भैया ने ये वीडियो स्पेशली हम लोगों के लिए ही बनाई है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। इतना टाइम हो गया लगातार बोलते बोलते, कितनी देर हो गई बोलते बोलते, ओ माय गुडनेस, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है मुझे लगातार बोलते बोलते। तो मेरी मेहनत बर्बाद ना जाए, ढंग से तैयारी करना। कोई भी दिक्कत हो मैं आपके साथ खड़ा हूं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव फीलिंग्स, मैं खड़ा हूं साथ में। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए निश्चिंत होकर के, क्योंकि सारा दिमाग खेल का है, सारा दिमाग आपके मन का है। मन शांत रहेगा, दिमाग तेज रखेंगे, फोकस बढ़ाए रखेंगे, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।